हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को। इस चैप्टर में हमने इसके पहले पोर्शन में देखा है कि कणों का निकाय होता क्या है, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से किसी कण में वितरित होते हैं, उनका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से उनकी स्थिति सदिश क्या है, और अगर मैं एक कण को चलता हुआ पाया जाता है या फिर मैं देखता हूं एक कण को चलता हुआ, तो मैं कैसे मानूंगा कि संपूर्ण पिंड भी उसी वेग से गमन कर रहा होगा या फिर उसमें त्वरण हो रहा होगा। यानी जितनी भी चीजें, जितनी भी चेंजेस हम अध्ययन करते हैं गति में किसी पिंड को लेकर के, वो अल्टीमेटली सिर्फ एक पिंड नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से कण हैं, उन सबको मिला करके। तो अब हम जरा इसके अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं घूर्णी गति पे। घूर्णी गति का मतलब क्या भाई, तो अब हमें उसी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पूरे पिंड को, उस सिस्टम को लेकर के घुमाना है। घुमाने का मतलब क्या होगा भाई, तो एक अक्ष होगी, एक धुरी होगी जिसके परितः उसको घूमना होगा। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसमें हमने डिस्कस कर लिया है कुछ टॉपिक्स। अब आ चुके हैं हम घूर्णी गति के कार्य एवं शक्ति, तथा दूसरा टॉपिक है हमारा इस सेशन का, वो है कोणीय संवेग। मतलब दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप जिस भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप जेई, नीट या फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए भी पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जैसा कि आपको पहले भी मैं बोल चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, तो बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर हो जाता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम जरा घूर्णी गति के कार्य एवं उसकी शक्ति को। तो यहां पर हमारे पास में जिस तरीके से नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, है ना, कार्य और शक्ति की, कब जब रैखिक गति हो रही है। रैखिक गति का मतलब क्या भाई, जब एक ही दिशा में गति हो रही होती है तब जो गति के लिए टर्म्स यूज की जाती है, हमारी कार्य, हमारी शक्ति, उसी तरीके के कुछ टर्म्स यहां पर भी आने वाले हैं, बट थोड़े से नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने देखा ना कि हमारे लिए नॉर्मली जो बल था वो अब बल आघूर्ण के रूप में अवेलेबल है। जो नॉर्मली हमारे लिए फोर्स था वो टॉर्क के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है टॉर्क वही, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वर्ड दिख रहा है ये क्या है भाई, तो एक पॉइंट की स्थिति सदिश से उसके केंद्र से, जिसके परितः वो घूमना है, मूल बिंदु से उसकी स्थिति सदिश। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या भाई, तो इसको नॉर्मली कह लेते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कह लेते हैं भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हो गई हमारी टॉर्क। कैसे बिहेव करती है, जैसा फोर्स हमारे रैखिक गति में बिहेव करता था वैसा ही ये बिहेव करती है। तो मतलब कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आ रहे। हाँ, अब घूर्णी गति है, किसी केंद्र के परितः घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नाम चेंज होंगे, है ना। तो नेमिंग का चेंज है, कुछ फॉर्मुलेशन में चेंजिंग आएगी एंड डिस्कस हमें उसी प्रकार से करना है। तो हम रिलेट करके करें तो ज्यादा आसान हो जाता है ना। चलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जिस प्रकार रैखिक गति में बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता था, उसी तरीके से, एग्जैक्टली उसी तरीके से घूर्णी गति में बलाघूर्ण द्वारा किया गया काम, बलाघूर्ण टॉर्क और कोणीय विस्थापन डेल थीटा, डेल का मतलब एक छोटा सा है, डेल थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। कार्य की बात करें ना, कार्य बराबर क्या होता था भाई, कार्य बराबर नॉर्मली हमें पता था कि होता था बल इंटू विस्थापन। ये क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हमारा ये जो कार्य है ये अब चला गया कहां पर भाई, तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो कोणीय विस्थापन और कोणीय बल लिखना शुरू करेंगे। तो मतलब सीधा सिंपल सी बात हो गई कि यहां पर किस पे भाई, कि हमारे बल और दिशा दोनों का ही गुणनफल होगा। ये जो कार्य होगा ये बल और दिशा दोनों का ही गुणनफल होगा। तो कार्य बराबर बल इंटू दिशा, लेकिन कोणीय है तो कार्य को कोणीय से मतलब नहीं, कोणीय कार्य नहीं लिखेंगे, लेकिन बल कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कोणीय। ठीक है, ये हो गया कोणीय। और जो विस्थापन है वो भी कैसा हो जाएगा, ये भी कोणीय। तो कोणीय की जब बात करते हैं, कोणीय बल की अगर मैं बात करता हूं तो ये अल्टीमेटली कोणीय बल नाम का कोई टर्म एज सच है नहीं। क्या है भाई इसकी जगह, तो इसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कह लेते हैं इसको कह लेते हैं हम बल आघूर्ण। और जैसे ही घूमने की बात आ गई, आघूर्ण आ गया, तो ये विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा कोणीय विस्थापन। अब ये कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो एक बात समझिए, ये अगर एक ऐसा कोई सिस्टम है, कोई एक ऑब्जेक्ट है,
यहां पर इसके परितः इसको घूमना है। ये एक अक्ष हो गई, इसी अक्ष के परितः इसको क्या करना है भाई, घूमना है। अब यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट ट्रीट कर लेता हूं मैं। सपोज मैंने यहां कहीं पर एक पॉइंट ट्रीट कर लिया और इसको इस दिशा में बल लगा करके घुमाया जाता है, मतलब बल इस दिशा में इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इस पे से जब मैं लंब ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा लंब। और अगर इनकी लाइन ज्वाइनिंग देखूं, मतलब इसकी इस P पॉइंट की अगर मैं स्थिति सदिश की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ये आर वेक्टर, ये जो स्थिति सदिश है इसकी आर वेक्टर है। यहां से यहां तक जो दिख रहा है इसको केंद्र कह देते हैं, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं एन नाम दे देता हूं, है ना। तो यहां पर ये एक कोण बनाएगा भैया फाई। ये है क्या, एफ पी एन जो दिख रहा है। तो भैया एफ फोर्स है जो इस बिंदु पर लगा के ऐसा घुमा रहा है। जैसे मान लीजिए इसी को ऐसा घुमाना होगा तो मैं ऐसा घुमाऊंगा इसको ऐसा। अब कोणीय विस्थापन को बड़ा नॉर्मल तरीके से समझते हैं। यहां से मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है और ये रहा इसका केंद्र, ये रहा इसका सेंटर। अब आपने क्या किया, इस पे बल लगाया। सपोज मैं ऐसे इसको घुमा दे रहा हूं तो मैं इसको यहां से यहां तक घुमा करके लेके गया। यहां से यहां तक जो घुमाया ये एक आर्क तो चली, यहां से यहां तक जो चलेगी ये अल्टीमेटली पी एन कह देता हूं, ये अल्टीमेटली एक चाप तो है, एक आर्क में चली। लेकिन क्या इसको विस्थापन कहते हैं जब कोणीय वेग की बात करते हैं? नहीं, हम कहते हैं इसको विस्थापन। ये जो केंद्र पर हुई, यहां पर कितना विस्थापन हुआ भाई, तो एक कोण का विस्थापन हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। अगर यही पिंड, इसी पिंड की बात कीजिए, ऐसा गोल घूमता हुआ यहीं आ गया, मतलब ये पूरा कितना चला गया भैया, पूरा 360 चला गया, यानी इसका कोई कोणीय विस्थापन हुआ क्या? नहीं। मतलब अगर मैं कोणीय विस्थापन की बात करता हूं, वहां पर 360 मेरे को देखने को मिल जाए, 0 डिग्री देखने को मिल जाए, और 360 के बाद में कितना भाई, तो 720 देखने को मिल जाए, मतलब ये क्या होगा, ये 0। जहां से चले थे अगर आप चल फिर करके वहीं पर वापस आ गए तो कोणीय विस्थापन 0 है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा नहीं होता हुआ, क्या हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री तक पहुंच रहे, मतलब आप यहां से चल करके यहां तक आ गए, तो ये रहेगा कोणीय विस्थापन 180 डिग्री। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां तक चल करके आ गए, है ना, यहां तक चल करके आ गए, तो इसको क्या कंसीडर करूं? क्या ये एंगल ले लूं मैं थीटा? नहीं, एंगल हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, मतलब एंगल हमेशा ही यहीं से होकर के ली जाएगी। अगर आपने यहां से एंगल ले लिया तो ये आप नेगेटिव ले रहे हैं, ये ऋणात्मक हो जाएगा। और भाई विस्थापन तो होता ही वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। चलिए, तो यहां तक की बातें हमारे हिसाब से समझ में आई आपको कि भाई हमने बहुत कुछ इसमें नहीं किया। एक कण को लेकर के मैं एक एंगल तक अगर घूमता हूं तो ये घुमाव जो है इसी को कहते हैं हम क्या, कोणीय विस्थापन। तो मैं अगर इस पॉइंट को लेकर के आगे की तरफ घूमूंगा तो अल्टीमेटली मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स। और वो फोर्स कैसा है भाई, जब एक अक्ष के परितः आप घूम रहे हैं तो ये बल नहीं होकर के बल आघूर्ण कहलाती है, जहां पे इसको हम डिनोट किससे करते हैं भैया, टाउ से, टॉर्क। और कोणीय विस्थापन को मान लीजिए एक छोटा सा कोण है ना, एक छोटा सा कोण, कितना भैया, मैं कह देता हूं डेल थीटा। डेल थीटा मतलब क्या, एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा परिवर्तन। डेल थीटा का और मतलब क्या हो जाता है भाई, डेल थीटा का अल्टीमेट मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकता हूं ना, है ना। जहां तक आप घुमा के ले गए थे और जो प्रारंभ में उसका एंगल था, उन दोनों का सबट्रैक्शन जो मिलेगा वही मिलेगा डेल थीटा भाई। तो मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा जो कार्य है, ये हो गया हमारा टाउ इंटू डेल थीटा। क्या मिल गया भाई, टाउ इंटू डेल थीटा। अब टाउ इंटू डेल थीटा हमें तो यहां पर मिल गया, लेकिन अगर इसको हम फॉर्मेट में लिखे, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में। क्यों इंटीग्रल? क्योंकि मैंने जो काम किया, डेल थीटा घुमाया था, तो मैं कहता हूं एक छोटा सा काम किया, डेल डब्ल्यू काम किया, डेल डब्ल्यू काम किया डेल थीटा घुमाने में, तो यही टर्म मिलेगी मेरे को। अब क्या करना भाई, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब दोनों तरफ समाकलन कर क्यों रहे? समाकलन दोनों तरफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा सा कोण घुमाने में है तो छोटा सा काम हुआ, पूरा काम एक पूरा बड़ा कोण घुमाने। तो मैं इसको लिख लेता हूं ऐसा, dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ठीक है। अब एक बात है कि भैया यहां पर क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो टाउ इंटू डी थीटा मिलेगा मुझे, और इनको हम क्या कर लेंगे भाई, अगर कंप्लीट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाया करेगा भाई क्या, वर्क डन,
कैसे? तो ये डेल डब्ल्यू का अगर आप करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या प्राप्त होगा? तो डेल डब्ल्यू का हो गया डब्ल्यू, टाउ का कुछ होना नहीं है, जो भी होना डेल थीटा का होना, तो टाउ डी थीटा, ये हमें एट द फाइनल मिल जाता है कार्य, मतलब कार्य बराबर ये जो टर्म है ये अल्टीमेटली क्या है भाई? तो टाउ डी थीटा। अब डी थीटा को भी आपको जब इंटीग्रेट कर ही चुके तो सिर्फ थीटा लिख देता हूं, इसको जब इंटीग्रेट कर चुके तो थीटा लिख देता हूं। हालांकि यहां पर एंगल की वैल्यूज आएंगी एंड जो होगा ये फाइनाइट इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा, तो मैं अब इसको हटाता हूं क्योंकि जब मेरे पास में कोई फंक्शन मिलेगा, जो वैल्यूज मिलेगी, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा हम शक्ति की बात करते हैं। शक्ति क्या होता है भाई? कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो भैया शक्ति क्या होगी? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, है ना? शक्ति जो है वो होगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। अब यहां पर फिर से बात आती है कि भैया डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू तो हमको ये पता है टाउ टाइम्स ऑफ डेल थीटा, ठीक है? इसको हटाते हैं, हम जरा शक्ति की अब बात कर लेते हैं। देखिए शक्ति की, पावर की जब हम बात करते हैं तो ये होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है अपॉन में जितना आपने टाइम ड्यूरेशन, जितना आपने समय अवधि लगाई उस काम को करने में। अब डेल डब्ल्यू की जगह पे तो हमने ये देखा कि भैया ये कितना आता है भाई? तो ये है टाउ डेल थीटा अपॉन में डेल टी। लेकिन जैसे ही ये दिखा, एक बात मेरे को समझ में आती है कि ये डेल थीटा अपॉन डेल टी जो होता है ना, डेल थीटा अपॉन डेल टी जो होता है ये तो ओमेगा होता है। कैसे भैया ओमेगा होगा? तो एक बात देखिए यहां पर, अच्छा इसको ध्यान से लिखेंगे क्योंकि ये कार्य है, तो इसको W, ये ओमेगा क्यों है भाई? देखिए ये क्या है भाई? ये है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा में समय अंतराल बराबर किसके हो जाएगा भाई? तो ये है हमारा कोणीय वेग, ये हमारा क्या है? कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन बटा में समय अंतराल, कहीं पर भी विस्थापन बटा में समय अगर लिखते हैं तो वो वेग होता है। यहां पे कोणीय विस्थापन अपन समय अंतराल है तो क्या हो जाएगा? कोणीय वेग हो जाएगा। इसका क्या मतलब समझ लें? तो भैया सीधा सिंपल सा मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई ये जो हमारे पास टर्म है, इन दोनों टर्म को अब रिप्लेस मार दीजिए, तो पावर इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, जो कि अब क्या हो चुका? टाउ डेल थीटा, तो ये हो गया टाउ, और डेल थीटा अपॉन डेल टी, इन दोनों की अगर बात करूं तो ये हो गया हमारा क्या? डेल ओमेगा। क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा डेल ओमेगा, है ना? इसको डेल 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 लिख लेते हैं, ठीक है? इसको डेल ओमेगा। ये क्या हो गया भैया? टाउ डेल ओमेगा। मतलब जो शक्ति होती है, जो अगर शक्ति की हम बात करते हैं, शक्ति किसके बराबर होगी भाई? तो शक्ति हमारे बलाघूर्ण, शक्ति जो बराबर है वो बलाघूर्ण, और साथ में कौन है भैया? ये तो ये है हमारा कोणीय वेग। बलाघूर्ण इंटू कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है इसी को कहते हैं हम शक्ति। जो चीज शक्ति नॉर्मली वर्क डन अपॉन टाइम लिख रहे थे, अब वही चीज बलाघूर्ण इंटू कोणीय वेग हो चुकी है। तो मतलब ये बात फिर से समझ में आई होगी कि भैया यहां पर जितनी भी हम बातें करने वाले हैं, जब घूर्णी गति में बातें करने वाले, ये वही सब कुछ है जो हम पहले से डिस्कस करके आ रहे हैं कि उसमें भाई रैखिक में, बस अब वो एंगल में चेंज हो रही है, मतलब एंगुलर्स चल रही है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो अभी हम लोगों ने बात करी, ये क्या मिल गया मेरे को? डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब ओमेगा, मतलब कोणीय वेग, मतलब P इज इक्वल्स टू जो मिला टाउ इंटू ओमेगा वेक्टर, टाउ इंटू ओमेगा वेक्टर, ये हो गई हमारी शक्ति। अब ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, P इज इक्वल्स टू टाउ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, है ना? P इक्वल्स टू टाउ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ठीक है? अब भाई जो शक्ति है वो एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि दो सदिशों का गुणनफल अदिश कब होगा? जब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो, है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा मेरे को? डॉट प्रोडक्ट, यानी ये अदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोणीय संवेग की बात करते हैं। कोणीय संवेग का क्या मतलब होता है भाई? तो देखिए किसी भी जो पिंड है कि कोई भी द्रव्यमान है ऐसा कह लीजिए, जब उसको मैं घुमा रहा हूं, है ना, तो जब उसमें मैं रेखीय संवेग की बात करता हूं उसके, कि भाई संवेग का मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। संवेग की जब हम बात करते हैं
तो ये क्या हो जाता है भैया, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसी मास इंटू वेलोसिटी को किसी अक्ष के परितः घुमा दे, किसी एक एक्सिस के परितः उसको अगर हम घुमा रहे हैं तो उस समय जो इसमें संवेग उत्पन्न होगा उसको कहेंगे हम क्या, कोणीय संवेग। मतलब किसी कण के रैखिक संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन उस कण के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब कोई भी कण है, ठीक है, घूर्णन अक्ष के परितः अगर उसका संवेग निकालेंगे, फिर से वही बात करूंगा कि भैया ये एक इस तरीके से कोई प्लेट है, इसके पिंड्स की बात करता हूं, यहां कहीं पर एक पिंड है और ये पी पॉइंट है ना, इसमें से एक छोटा सा द्रव्यमान पी ले लेता हूं मैं, है ना। ये द्रव्यमान को अगर मैं घुमा रहा हूं तो मैं अगर इसको घुमाने में मैं क्या करूं भाई, mv इसका रैखिक संवेग है। क्या है इसका, mv रैखिक संवेग है, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है, तो इसको घुमाया जा रहा है एक केंद्र के परितः। ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन के परितः जब आप घुमाएंगे तो यही रैखिक संवेग तब्दील हो जाएगा किसमें भाई, कोणीय संवेग में। क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग। बस बात इतनी सी है कि जब आप इसको फॉर्मेट करेंगे तो इसमें आपको कोणीय संवेग अगर आप लिख रहे हैं तो रैखिक संवेग में अक्ष से कण की जो लंबवत दूरी है उसको आपको मेंशन करना होगा। मतलब अगर लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा करके यहां से लंब डालिए, ये रहा। अगर यहां पर मैं लंब डालता हूं तो यहां मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे को क्या मिलेगा भाई, यहां पर मुझे एक एंगल मिलेगी, यहां पर एक एंगल, मैं इस एंगल को कह लेता हूं कि भैया ये एंगल कितना है, फाई। तो इस समय ये जो ON लाइन है यही है इसकी क्या, लंबवत दूरी। ये ON जो है ये है इसकी लंबवत दूरी। मतलब एक बात समझ में आ गई कि कोणीय संवेग जो है वो रैखिक संवेग और अक्ष से कण की जो लंबवत दूरी है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो रैखिक संवेग होता है उसका आघूर्ण हमेशा ही क्या कहलाएगा भाई, कोणीय संवेग। मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रैखिक संवेग का आघूर्ण, रैखिक संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। तो होता ऐसा है, सिंपली आघूर्ण कहने का मतलब क्या है भाई, तो लाइन ऑफ एक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ऐसा कह रहा हूं कि भाई अगर मुझे एल वेक्टर लिखना होगा तो कुछ नहीं करना आपको, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, हो गई बात खत्म। या आर वेक्टर क्या भाई, तो अक्ष से कण की लंबवत दूरी, और पी वेक्टर तो मेरा रैखिक संवेग था ही। फर्दर अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, आर वेक्टर पी वेक्टर साइन फाई। साइन फाई क्या है भाई, तो एंगल, ठीक है ना। अब यहां पे साइन फाई जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन एंगल आता है भाई। तो सीधे सिंपल सी बात यहां से समझ में आ जाती है कि जो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग जो है वो बराबर होता है रैखिक संवेग के आघूर्ण के। और आघूर्ण जैसे ही बोलता हूं आपको क्या करना होता है भाई, उसमें लंबवत दूरी का गुणनफल और कर देना होता है, लंबवत दूरी का गुणा और करेंगे। जैसे लंबवत दूरी का गुणा करते हैं दोनों वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में आता है आपको क्या करना होता है भाई, जैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को हटाते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में हमको साइन थीटा देखने को मिलता है। यहां पर एंगल को हम फाई ले रहे हैं तो साइन फाई कह रहे हैं। चलिए जरा इसकी यूनिट्स की बात कर ली जाए, जरा इसके डायमेंशंस की बात कर लें। तो देखिए इसका मात्रक जो है, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है रैखिक संवेग का मात्रक इंटू दूरी, है ना। अल्टीमेटली यही भाई, रैखिक संवेग का मात्रक और जो दूरी का मात्रक होगा, है ना। तो दूरी का मात्रक अगर हम कहते हैं तो देखिए ना, द्रव्यमान का मात्रक, रैखिक संवेग क्या होता है, ये अल्टीमेटली क्या है, mv इंटू ये है डिस्टेंस भाई। तो रैखिक संवेग मास, मास कितना हो गया भैया, तो ये हो गया किलोग्राम। वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड, और फिर से डिस्टेंस है तो मीटर। अल्टीमेटली क्या मिल गया भाई, तो केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं तो मास है, मास के लिए कितना लिख ले भैया, m। और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं भैया, तो LT-1 होता है। एंड फिर से एक डिस्टेंस आ गया, मतलब L और आ गया, यानी कितना हो गया भाई, तो ये मिल गया m, L और L, तो कितना हो गया भैया, L2T-1। तो ये मिल जाता है मुझे डायमेंशन फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र। यानी अभी मेरे को एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया कि भैया कोणीय संवेग का बहुत
अलग मतलब नहीं है। जैसा बल आघूर्ण का बहुत सारा मतलब नहीं था। क्या था बल आघूर्ण का मतलब? जो नॉर्मली बल लगा रहे हैं, अभी अगर मैं किसी केंद्र के परितः, किसी अक्ष के परितः में अगर बल लगाता हूं तो भैया उसको बल आघूर्ण कह दे रहा हूं, और रैखिक एक ही दिशा में बल लगाता हूं तो उसको क्या कहता हूं? मैं नॉर्मली बल कहता हूं। वैसे ही संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग ही होता है ना। लेकिन जब किसी एक रैखिक मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहे तब, अगर उसको किसी कोण के परितः, किसी अक्ष के परितः लेकर के घूमेंगे, तब जो आपने वहां पर संवेग प्रोड्यूस किया, जो मोमेंटम क्रिएट किया, वो कोणीय संवेग कहलाएगा। और करना क्या है? बल में उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया तो बल आघूर्ण बन गया। टॉर्क जब आपने बनाया तो क्या लिखा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर दिया। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि यहां पर एल लिख रहा हूं। एल मतलब क्या भैया? तो कोणीय संवेग। इसको क्या करना? बोले संवेग क्या होता था? तो पी होता था। तो ठीक है ना बात, पी लिख लो और इसमें आर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लो। ये आर वेक्टर हमेशा क्या है भाई? तो ये है लंबवत दूरी। कहां से? अक्ष से लंबवत दूरी। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है भाई, है ना। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, कॉन्सेप्ट जहां आते हैं ना बड़ा मजा आता है। क्योंकि है ना, बिना लॉजिक के कुछ जहां नहीं होगा वो सबके लिए सेम हो जाता है। आसान इसलिए बनाता है क्योंकि लॉजिक अगर हमें समझ में आने लगे तो चैप्टर स्मूथ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे की तरफ हम जरा मूव होते हैं एंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोणीय संवेग का जो सदिश रूप है, जो वेक्टर फॉर्म है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एल वेक्टर को मैंने लिख दिया था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए ना, जो हमने काम किया था उन सबके लिए एक छोटी सी बात करें कि मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पर देखिए, ये एक पी पॉइंट है। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है एक्स वाई और जेड, ये अक्ष तो आपको दिख रहे हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहां पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, जिसको मैं क्या कर रहा हूं? जिसके ऊपर, जिसका मोमेंटम मतलब अगर मैंने फोर्स लगाया तो जिसके ऊपर जो इसका रेखीय संवेग है ना, पी वेक्टर। अच्छा, इस पी पॉइंट का नाम जो है, इसको कुछ काम करते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं ना, ये स्मॉल, ये स्मॉल करते हैं। पी एक पॉइंट है, पी एक बिंदु है जहां पर एक लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग पी वेक्टर कार्यरत है। और कितने का एंगल बना के कार्यरत है भैया? तो ये फाई का एंगल बना के कार्यरत है, जो कि अगर मैं मूल अक्ष से अगर इसको जोड़ता हूं, जिसको मैं क्या कहूंगा भाई? तो मैं कहता हूं कि ये है मेरा ओपी वेक्टर, मतलब इसकी स्थिति सदिश को मैं कह रहा हूं आर वेक्टर। किसकी स्थिति सदिश? जिस बिंदु का, जिस द्रव्यमान का, ये बिंदु का मतलब क्या है भाई? ये एक एम द्रव्यमान है। ये क्या है? एम द्रव्यमान का एक कण है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक संवेग लगा रहे हैं। तो संवेग का मान कितना है भैया? पी वेक्टर। और इस द्रव्यमान की स्थिति सदिश कितनी है भाई? आर वेक्टर। तो क्यों ना हम एक अलग से बनाएं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो चलो भैया हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। यहां कहीं पर एक एम द्रव्यमान का पिंड है। ये क्या है? एक एम द्रव्यमान का पिंड है और इसके ऊपर हमारा एक बल कार्यरत है, बेसिकली एक बल कार्यरत है जो कि इसमें मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, एक संवेग क्रिएट कर रहा है। और संवेग की जो दिशा है वो मान लीजिए ये है, ये पी वेक्टर का एक संवेग क्रिएट कर रहा है। जब हम इसको देखते हैं, ये जो संवेग क्रिएट हो रहा है, इसको कहां से भाई? तो इस मूल बिंदु से। ये क्या है मेरी? ये है मूल बिंदु, ओरिजिन। जब यहां से मैं देखता हूं तो इन दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कोण बनाया जा रहा है, वो कोण क्या है? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, और वो मेहनत ये है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा ओपी वेक्टर है, या फिर इसी को मैं कहता हूं इसकी स्थिति सदिश आर वेक्टर, भाई मूल बिंदु से इस एम द्रव्यमान के कण की जो दूरी है ना, उसी को उसकी स्थिति सदिश कहते हैं। तो मैं क्यों ना इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाया, और ये जो पी वेक्टर लग रहा था इसका भी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाया। तो इन दोनों के बीच में मुझे जो प्रतीत होता है कि यहां पर जो कोण बना, यहां पर जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना है भाई? फाई। यहां पे जो कोण बन रहा है वो कितना है? फाई। आप चाहें तो ये बोल सकते हैं भैया ये दोनों जो लिविंग हो रहा है, जो बाहर जा रहे हैं, तो फाई कोण से जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि यहां पर होता क्या है भाई? लंबवत दूरी कैलकुलेट करनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। इन दोनों की बीच की जो स्थिति सदिश है वो नहीं, तो लंबवत दूरी। तो भैया मैंने कहा यहां से एक लंब डालिए भाई, ये मैंने डाल दी लंब, ठीक है। यहां से मैंने क्या डाला? ये डाला एक लंब, ठीक। थोड़ा सा और इधर साइड में डालते हैं ताकि वो लंब जैसा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। ये मैंने डाल दिया लंब, ये देखिए
ये मैंने एक लंब डाला, ठीक है। तो जब मैंने इसको लंब डाला तो इसको कुछ ना कुछ नेमिंग कर देता हूं, मैं कह देता हूं इसको n। अब मुझे पता है कि होता क्या है भाई, इस चीज को फॉर्म करता हूं मैं यहां पे देखिए एक बार सॉल्व करता हूं। मुझे पता है कि रेखीय संवेग, सॉरी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर लिखना है मुझे रेखीय संवेग इनटू किसकी बात करनी है भाई, तो लंबवत दूरी। यही अभी हमने फॉर्म में देखा। तो आइए चलिए हम करते बात, कोणीय संवेग को एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है कर दिया। और रेखीय, अच्छा इसको हटाता हूं मैं थोड़ी देर के, एल लिखता हूं। और रेखीय संवेग की आप बात करें, रेखीय संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, एमवी। माना कि एक पी पर क्या है भाई, एक कण है जो मूल बिंदु के सापेक्ष आर वेक्टर से, जिसका संवेग कितना है, पी वेक्टर। मतलब इसमें जो है एमवी इसका द्रव्यमान इंटू वेग। रेखीय संवेग का मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू वेग। और लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी यहां पर कौन है, ओ एन। अब मुझे ये ओ एन चाहिए और मुझे ये फाई पता है, ये आर पता है, कैसे निकालेंगे भाई। तो मुझे पता है किसी त्रिभुज में, देखिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये वाला कोण फाई है, ये मेरा ओ है, ये एन है, ठीक है। और यहां कहीं पर पॉइंट है पी, ऐसा मान लीजिए। तो मैं कहता हूं कि इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो मुझे क्या चाहिए भैया, ओ एन चाहिए। कैसे मिलेगी लंब, जबकि मुझे ओपी की वैल्यू पता है कि भैया ये आर वेक्टर है। तो क्यों ना मैं इस त्रिभुज में लगाता हूं, क्या मैं कहता हूं त्रिभुज, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं उसी के लिए हिसाब से लिखता हूं। मैं कहता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, तो ओ पी एन में, ये मेरा अल्टीमेटली समकोण त्रिभुज है भैया। ये देखिए ध्यान से, ओ पी एन, ये ओ पी एन समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में मैं अगर लिखता हूं कि भैया साइन फाई, तो आप कहेंगे ओ एन अपॉन ओपी। यहां से देख लीजिए, साइन फाई अगर निकालता हूं, यह है मेरा फाई, साइन फाई अगर मैं निकालता हूं तो साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन फाई की वैल्यू होगी लंब बटा में कर्ण। लंब है ओ एन, कर्ण है कौन, ओपी। तो हो गया ना भैया, यहां से ओ एन की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, ओपी साइन फाई। अब भैया ओपी की वैल्यू आपको पता है आर वेक्टर साइन फाई, आर वेक्टर साइन फाई। तो ये हो गया भैया आर वेक्टर साइन फाई, ये निकला ओ एन। तो अब चलिए आइए इसमें रखें, तो एल इक्वल्स टू कितना मिला, एम वी, ठीक है, इंटू आर वेक्टर साइन फाई। आप चाहें तो इसमें वेक्टर लगा सकते। अब चूंकि मुझे पता है एमवी क्या होता है भैया, एमवी जो होता है ये अल्टीमेटली पी वेक्टर है, मोमेंटम है। तो क्यों ना मैं इसको लिखूं एल इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा पी वेक्टर आर वेक्टर साइन फाई, ठीक है, पी वेक्टर आर वेक्टर साइन फाई। लेकिन अगर इसको सदिश के रूप में लिखेंगे, तो सदिश में लिखने के लिए आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा, मतलब एल वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि भैया पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अलग बात है और आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अलग चीज है। तो ये गड़बड़ नहीं करेंगे। जब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा तब नॉर्मली लिखे पी आर साइन फाई चलेगा भाई, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एंड एज वी नो दैट जब ये क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है तो एक साइन का टर्म आता है, तो वो रहा वो साइन फाई। तो मतलब इसका जो वेक्टर फॉर्म है क्या हो गया भाई, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे वेक्टर फॉर्म में भी यहां से कैलकुलेट होकर के मिल गया। और बड़ा ही आसान है भाई कि मुझे निकालना है कि इस पी पॉइंट के ऊपर जब आपने बल लगाया, उसमें चेंज इन वेलोसिटी कराई, आपने वेग में परिवर्तन कराया, तो आपने कितना मोमेंटम क्रिएट किया। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं एमवी की मान को ही जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में ट्रीट कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में बहुत सिंपल मिला, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और यू कैन से दैट एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर पी वेक्टर साइन फाई। फाई क्या है भाई, तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, तो ये जो हमारी स्थिति सदिश है ना, पी पॉइंट का एम द्रव्यमान का स्थिति सदिश, और इसके ऊपर जो रेखीय संवेग है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो एंगल है वही है फाई, ठीक है। और रेखीय संवेग और जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जो परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है यानी इसकी स्थिति सदिश है, उनके बीच का कोण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा डिस्कस करते हैं कि अगर
इसकी दिशा आर वेक्टर और पी वेक्टर के सम्मिलित तल के लंबवत घूर्णन अक्ष जेड के अनुदिश होती। क्या है भाई इसका सीधा सिंपल सा मतलब कि जब हमें पता है, जब हमने किया हुआ है क्या भाई क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यही समझा है ना कि जब कभी भी, ठीक है, कभी भी दो वेक्टर्स जिस भी प्लेन में होती है उसके लंबवत प्लेन में क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। मतलब अगर मैंने कहा कि कहीं पर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर अगर आपने किया तो उसका रिजल्ट के वेक्टर होगा। मतलब एक्स वाई के एक्सिस में है तो क्या होगा उसका वेक्टर भाई जेड एक्सिस में होगा, उसकी दिशा कहां होगी, जेड एक्सिस में होगी। मतलब इसको राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, है ना, कि जैसे एक्स वाई प्लेन में है आप, ये हमने एक्स एक्सिस बनाई थी, ये वाई था, ये जेड था। अब अगर इस प्लेन में तो ये देखिए वाई से जे एक्स से वाई की तरफ आप इसको घुमा करके देखिए, मैं इधर आ जाता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन भाई थंब, पाम, और थंब का है जेड। तो एक्स से वाई के एक्सिस में अगर आपने फिंगर्स को रोटेट किया, एक्स एक्सिस को उठाकर वाई एक्सिस पे ले, तो इसका जो लंबवत डायरेक्शन है कौन है भाई, जेड एक्सिस, तो इस दिशा में होगी डायरेक्शन। सिमिलरली जब आप इसको लेकर के आएंगे कैसा भाई, अच्छा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में, जेड से अगर एक्स पे आइए, आइए जेड में इसको हाथ कीजिए, एक्स में आइए इस प्लेन में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, वाई एक्सिस। तभी तो हम लोगों ने ऐसा किया था ना, एक सर्कल बनाई थी, इसमें हमने लिखा था भैया ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्या कहते थे भाई, आई जे का के, आई जे का के, जे और के का अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, जे क्रॉस के आई कैप। ऐसे ही के क्रॉस आई करेंगे तो क्या निकलेगा भैया, के क्रॉस आई अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा जे कैप। एंड इसका उल्टा भी, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर्स को प्रोडक्ट लिया है तो फिर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने जो किया है ना, मैंने यहां से ऐसे हाथ तो घूमेगा नहीं, अब मुझे y से z आना है, तो y से z आने के बाद y से x आना, y से x इधर आएंगे तो नीचे जाएगा ना, यहां ऐसा कर लेता हूं, ये रहा मेरा y और इधर रहा x, तो y से x अगर जाएंगे तो ये थंब किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ। मतलब ये कि अगर इसी टेबल में आप रहिए, आप टेबल को चेंज मत कीजिए, आप डायरेक्शन को पलट दीजिए, आप कहिए भैया j क्रॉस आई, नहीं बनाता हूं मैं, j क्रॉस आई, तो J क्रॉस I जब करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के। ऐसे ही जब आप करेंगे I क्रॉस के तो आपको मिलेगा माइनस जे, मतलब I क्रॉस के करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, I क्रॉस के तो माइनस ऑफ जे। ऐसे ही अगर आपने किया है क्या भाई, K क्रॉस J, तो क्या मिल जाएगा भाई, K क्रॉस J माइनस ऑफ I। ठीक, आपको अब दिख रहा होगा, देखिए आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस ऑफ के। जे क्रॉस के आई होता है, लेकिन के क्रॉस जे माइनस ऑफ आई होता है। के क्रॉस आई जे होता है और आई क्रॉस के माइनस जे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। मतलब अगर आप एक्स वाई प्लेन में है तो रिजल्टेंट जेड एक्सिस में होगा। अब पॉजिटिव जेड की नेगेटिव डिपेंड करता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव। ये देखिए वाई से एक्स की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, और ऐसा एक्स से वाई की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसकी डायरेक्शन। तो कोणीय संवेग की जब दिशा कैलकुलेट करनी होगी तो वैसे ही करते हैं जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये एल वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। दैट मीन्स कि भैया ये जो है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर वेक्टर यानी स्थिति सदिश पी पॉइंट का, और पी वेक्टर मतलब उसका जो रैखिक संवेग है उन दोनों का। आगे बढ़ते हैं, जरा इसके घटकों की बात कर लेते हैं, जरा इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अनुदिश रैखिक संवेग के घटक पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड है। ठीक है, कोणीय संवेग के घटक की अगर बात करें तो ये एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। तो हमारे पास में ये दोनों ही चीजें गिवन है, हमसे मांगा जा रहा है, हमसे चाहते हैं कि भैया आप जरा इनके फैक्टर्स निकाल करके दे दीजिए। तो चलिए ना हम जरा इसके फैक्टर्स निकाल के ले आते हैं कि इसमें कोणीय संवेग के घटक की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कोणीय संवेग के जब घटक की हम बात कर रहे होते हैं तो देखिए बड़े ही आसान शब्दों में इसका काम हो सकता है। हम कर रहे हैं यहां पर कोणीय संवेग के घटक। ठीक है, ये हो गया भैया कोणीय संवेग के घटक।
अब देखिए कितने आसान है ये कोणीय संवेग के घटक अगर आपको निकालने, तो आपने पास में सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। सर्वप्रथम तो उन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। देखिए एल के लिए दिया गया क्या भैया, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है। ऐसे ही इसके दोनों फैक्टर्स मतलब आर वेक्टर और पी वेक्टर गिवन है। आर वेक्टर मतलब उसकी स्थिति सदिश किसी भी पी पॉइंट की जिसकी स्थिति क्या है भाई, तो मैं कह देता हूं उसको कि वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप है ना, एक्स वाई जेड मान लेता हूं, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लेता हूं इसको। वैसे ही अगर आप पी वेक्टर की बात करते हैं तो पी एक्स आई कैप कह लेता हूं, इसको पी वाई जे कैप कह लेता हूं एंड इसको पी जेड के कैप कह लेता हूं। मतलब जेड एक्सिस के अबाउट अगर बात करते हैं मोमेंटम की तो पी जेड के कैप, वाई एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो पी वाई जे कैप एंड एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आघूर्ण की बात करते हैं, है ना, संवेग की बात करते हैं बेसिकली, तो संवेग कितना हो जाएगा पी एक्स आई कैप। अब मेरे से आघूर्ण पूछा जा रहा है, मतलब मेरे से पूछा जा रहा है एल वेक्टर। तो एल वेक्टर क्या होता है भैया, तो आपको पता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और ये निकलता कैसे भाई, तो इसको निकालने का तरीका सिंपली ये है कि एक काम करिए, आप इसके पूरे फैक्टर्स को लिखिए। तो मैं कहता हूं कि यहां पर होता है हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप। भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे आप यहां पर सबसे पहले आर के लिख लीजिए सारे ही कंपोनेंट्स को। तो आर के लिए जो जो गिवन है क्या है भाई, एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या है भैया पी के लिए, तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब इसको करना है हमको सॉल्व, तो कर देते भैया इसको सॉल्व। बड़ा ही आसान काम है इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं भाई, तो मुझे इनको हाइड करना होता है और ये बचे हुए को लिखना है, ऐसा ही कुछ होता है। तो एक काम करता हूं, मैं लिखना शुरू करता हूं। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि वाई जेड और पी वाई पी जेड, ये हो गया आई कैप, यही होगा ना। आपको इसमें डायगोनली इसको और इसको आपको हाइड करना होता है, ये क्रॉस ही है और ये क्रॉस ही, यही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने इसी को लिख दिया, क्या लिखा भाई, वाई पी जेड, जो बचा उसको लिख दिया, ये देखिए, इसको हाइड करने के बाद जो बचा मैंने लिख दिया इनटू आई कैप। अब ऐसे ही आपको क्या करना है भाई, जब दूसरे वाले टर्म में बढ़ेंगे तो दूसरे वाले टर्म में भी आपको यही काम करना होता है, ठीक है। और वो दूसरे वाले टर्म का काम क्या है भाई, तो आपको सिंपली यहां पर लिखना है क्या, माइनस। अब ये वाला टर्म पूरा हाइड हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा हाइड हो जाएगा और ये वाला टर्म पूरा हाइड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये दोनों टर्म हाइड हो जाए। अब जो दिख रहा है वो लिखिए, एक्स जेड पी एक्स पी जेड। तो क्या मिल रहा है भैया, एक्स जेड, यहां पे मिल रहा है पी एक्स और यहां पर मिल रहा है पी जेड। ये हो गया हमारा जे कैप का काम। ऐसे ही अब लिखते हैं प्लस के कैप के काम के लिए। तो के कैप में आपको क्या करना है, तो फिर से देखिए अब की बारी में फिर से इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, ठीक है। जो दिख रहा है उसको आप लिख डालिए। क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे आप एक्स वाई, इधर लिखेंगे पी एक्स और इधर लिखेंगे क्या, पी वाई। अब भैया ये हो गया हमारा के कैप। अब क्या करना आपको, तो आपको अब सिंपली आना है इस पे कि भाई इनके अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, दिस इनटू दिस, मतलब इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। तो करिए, करके बताएं। तो भैया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह, और यहां पर कौन चलेगा भैया, तो ये चलेगा आई कैप, माइनस लगा दिया। अब ऐसे ही कीजिए इनमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक्स क्रॉस पी जेड, ये अगर इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्रॉस पी जेड, ठीक है, माइनस जेड क्रॉस मतलब जेड पी एक्स जे कैप, प्लस यहां पे जब करेंगे तो फिर से वही एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया हमारा के कैप, ठीक है। अब क्या करना भाई, तो अब मैं कहता हूं क्या करना है, एल वेक्टर से तुलना करने पर। तो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है भैया, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप से के घटकों से तुलना करने पर। इनके घटक से क्या करना है आपको, तुलना करना है। मतलब एल एक्स आई कैप
इसके आई कैप के घटक से तुलना करिए तो क्या मिल जाएगा भाई? तो आपको यहां पर मिल गया सिंपली Lx इक्वल्स टू आई कैप वाले की तुलना कर रहे हैं तो YPZ माइनस ZPY। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने Ly निकाला तो y के y से घटक से तुलना कीजिए, मतलब j के j से तुलना कीजिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये नेगेटिव साइन अंदर खुल जाएगा, मतलब माइनस ऑफ XPZ माइनस ZPX ये आपको मिलेगा। अगर इस नेगेटिव को अंदर ओपन कर दें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लूं, ये जो टर्म दिख रही है इस टर्म को पहले लिख लेता हूं, मतलब ZPX माइनस XPZ। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो पहले लिख दिया। इन द सेम वे LZ की अगर आप बात करते हैं तो वो आखिरी टर्म जो दिख रही है आपको क्या, XPY माइनस YPX, यानी इनके घटक मिल गए। इनके घटकों की ही बात करनी थी। घटक क्या क्या मिल गए भाई? तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जब LX निकाल रहे होंगे, मतलब X एक्सिस की अगर आप बात करोगे, तब वहां पर आपका जो घुमाव होगा वो ध्यान से देखिए, आपको YPZ और ZPY X के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। जब आप Y की बात करेंगे तो इसमें आपको Y के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। जब आप Z की बात करेंगे तो आपको Z के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो घुमाव की दिशा है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या मिल गया भाई। तो मुझे सिंपली मिला है Lx इज इक्वल्स टू मैंने कहा x के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मिलेगा YPZ माइनस ZPY। ठीक है, YPZ माइनस ZPY। ऐसे ही जब आपने Ly निकाली तो आपको यहां मिला ZPX माइनस XPZ। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ZPX माइनस XPZ, और फिर एट द लास्ट निकालेंगे तो XPY माइनस YPX, XPY माइनस YPX। खत्म होगी बात, है ना? तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें ना तो ये देखिए B माइनस सी, ऐसे ना, Y माइनस Z और इसको Z माइनस एक्स, ये X माइनस वाई, तीनों ही निकल गए। बाकी जो फैक्टर्स है उसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि Y माइनस Z कहा तो मैंने क्या बोलूंगा, Y इंटू P ऑफ Z, Z इंटू P ऑफ Y, ऐसा करके याद रख लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये हो गए भाई कोणीय संवेग के भी घटक निकालिए, मतलब कोणीय संवेग के भी हमने क्या निकालिए, फैक्टर्स निकालिए। बड़े ही आसान तरीके से निकल जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको करना था, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करके हमको इसके आंसर्स मिल जाते हैं। चलिए अब जरा देखते हैं एक उदाहरण। क्या है उदाहरण भाई? तो कहना सिद्ध कीजिए कि जब कोई कण x अक्ष के समानांतर नियत चाल से चलता है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक कण है, एक द्रव्यमान, ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लेता हूं मैं m, और मैं कहता हूं कि नियत वेग है इसकी कितनी, इसकी नियत वेग है भैया v। अच्छा, नियत वेग ही होगा ना, नियत अगर एक द्रव्यमान चल रहा तो द्रव्यमान तो उस केस में बदलने वाला नहीं है, बदलेगा तो क्या बदल सकता है, वेग। लेकिन अगर कहीं मोमेंटम कह रहा है कि सेम है, मतलब संवेग अगर वो कह रहे हैं कि कैसा है भाई, नियत, तो संवेग से नियत होने का मतलब p वेक्टर को नियत होने का मतलब ये mv वेक्टर नियत होगा, मतलब v वेक्टर नियत होगा, वेलोसिटी उसका वेग नियत होगा, है ना। संवेग नियत होने का मतलब क्या है, वेग का नियत होना, क्योंकि द्रव्यमान तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहने वाला है। खैर करते हैं हम जरा बात, कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर नियत चाल से गति कर रहा है ना। एक्स अक्ष के हमेशा एक ऐसा चल रहा है भैया, पैरेलल चल रहा है। तो अगर ये एक्स अक्ष के पैरेलल चल रहा है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर लिखने होंगे इसके दोनों फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स अगर हम लिखते हैं तो देखिए p वेक्टर, ठीक है, p वेक्टर के साथ में आई कैप और लगा दूं एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, p वेक्टर के साथ में x एक्सिस के लिए ये लगाता हूं, और मेरे पास कौन है भैया, r वेक्टर। तो r वेक्टर जब वो x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, तो x अक्ष पे तो कुछ नहीं मिलने वाला, उसके में क्या मिलेगा भाई, तो मैं ऐसा कह लेता हूं यहां पे मुझे मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो अब कर लेते हैं भाई, मुझे निकालना कोणीय संवेग, जो कि होता है L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो R वेक्टर की जगह पे गिवन है मुझे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और क्रॉस P वेक्टर की बात हो रही है, मतलब यहां पर बात हो रही है
कि भैया आपको निकालना है mv वेक्टर क्रॉस आई कैप। तो अब देखिए क्या करना होता है भाई, दो चीजें आपको दिख रही है, तो आई क्रॉस आई करें तो मुझे पता है कि अगर मैं ये फैक्टर लिखता हूं x क्रॉस mv वेक्टर, ठीक है, तो यहां पर i क्रॉस i भी बनेगा। तो एक काम करता हूं, पूरा लिखता हूं x i कैप क्रॉस, ये ऐसे ही करेंगे ना, ये दो फैक्टर्स है तो ये इससे गुणा होगा और इसी का इससे भी गुणा होगा, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं भाई, ठीक। तो इसका पहले इससे गुणा करके देखिए, तो ये एक्स आई कैप का पूरा गुणा होगा एम वी आई कैप से, तो ये हो गया भाई मेरा एम वी आई कैप। फिर यहां पे अगले टर्म में आ जाइए, तो मैं यहां पर लगाता हूं प्लस। अब क्या करना भैया, वाई जे कैप का इनके साथ में गुणा करना है, तो वाई जे कैप क्रॉस एम वी आई कैप, एम वी आई कैप। अब क्या होगा जरा देखिए, तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने डिस्कस किया कि भैया आई क्रॉस आई कैसा हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, तो लिखिए ना आई कैप क्रॉस आई कैप, मतलब आई कैप इन डॉट आई कैप ऐसा कर देता हूं, और ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पहला भी एक्स एक्सिस पर है, दूसरा भी एक्स एक्सिस पर, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, एंड साइन 0 इज 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट तभी निकल सकता है जब दोनों परपेंडिकुलर हो, है ना, मतलब दो अलग अलग एक्सिस हो, ठीक है। दोनों अगर पैरेलल एक्सिस होंगे, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही पैरेलल होगा, तो कैसा होगा, 0। अब परपेंडिकुलर भले ही ना हो, लेकिन उसको क्या होना पड़ेगा भैया, कुछ ना कुछ एंगल का मान होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होना चाहिए। समानांतर होगा तो हमेशा 0 का, मतलब आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ठीक है। तो बात समझ में आ जाती है यहां पर कि ये हो गया मेरा, ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये आई क्रॉस आई दिख रहा है, ये 0 हो गया, तो ये तो बात हो गई 0 प्लस। मुझे एक और बात पता है कि जे क्रॉस आई करेंगे तो होगा तो के, जो दो होते हैं उनका प्रोडक्ट तीसरा वाला ही होगा, ये तय है, लेकिन ये होगा कैसा, नेगेटिव ऑफ के कैप। और रीजन, क्योंकि आई क्रॉस जे जब जाते हैं एक्स से वाई में आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हाथ, है ना, और थंब रिप्रेजेंट करता है हमें दिशा को, मतलब थंब ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव जे। लेकिन मैं कह रहा हूं इधर से, है ना, जे क्रॉस आई मतलब वाई एक्सिस से चलिए एक्स एक्सिस की तरफ, तो हाथ तो ऐसे ही घूमेगा, मतलब थंब किधर रिप्रेजेंट करें, नीचे की तरफ, यानी ये कैसा होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव ऑफ के। तो मतलब ये तो इतनी सी बात हो गई, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, वाई एम वी, और ये पूरा ही होगा नेगेटिव ऑफ जे कैप। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे कैप। मतलब मुझे समझ में आ गया कि एल वेक्टर इक्वल्स टू हो गया नेगेटिव ऑफ वाई एम वी, इसको वेक्टर नहीं देते हैं, जे कैप, ठीक है। यहां पर नेगेटिव तो समझ में आ ही रहा है कि भैया y से i जा रहे हैं, मतलब j से i जा रहे हैं, y से x की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, अभी यहां से हमसे कहा गया कि नियत रहेगा कोणीय संवेग भी, ये बताइए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि द्रव्यमान x अक्ष के समांतर है, अतः y का मान नियत रहेगा। मैं अगर इसके लिए ग्राफ नहीं, मैं ऐसे कैजुअली ग्राफ आपको बना के बता रहा हूं, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके समानांतर कोई चल करके जा रहा है, तो ये y अक्ष का मान, मतलब y की वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाली है ना, कि y की वैल्यू, ये वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, कभी नहीं होगी। एक्स एक्स के समानांतर कोई जा रहा है तो y में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये बिल्कुल फिक्स चलने वाली है। चलिए, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, y का मान नियत रहेगा तथा रैखिक संवेग p पूर्व से ही नियत है, ठीक है। इसको P कहिए या फिर इसको कहिए ये mv, ये पहले से ही नियत है। इस y को मैंने कह दिया कि भैया x एक्सिस के पैरेलल है तो नियत है, तो भैया ये L अब नियत हो गया ना, अर्थात कोणीय संवेग भी सीधे लिख देता हूं, नियत होगा।
कोणीय संवेग भी कैसा हो जाएगा भैया, कोणीय संवेग भी नियत हो जाएगा। क्यों कोणीय संवेग नियत हो गया, क्योंकि ये mv, मतलब इसको और लिखो तो मैं लिख सकता हूं L वेक्टर इज इक्वल्स टू y नेगेटिव ऑफ y p वेक्टर z कैप। यहां पर y कांस्टेंट होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, p कांस्टेंट इन्होंने खुद ने कहा है, तो सीधी सिंपल सी बात हो गई कि हमारा L वेक्टर भी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी ये बात सिद्ध हो गई कि भाई जब कोई कण x अक्ष के समांतर नियत गति से चल रहा है तो उसका कोणीय संवेग सेम होगा। कैसे कह दिया था नियत गति, क्योंकि मुझे पता है यहां पर नियत वेग बोला था, तो संवेग तो वेग और द्रव्यमान का ही प्रोडक्ट होता है, वेग नियत तो संवेग नियत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा। चलिए, तो यहां तक ये बातें समझ में आती हैं, तो बढ़ते हम जरा आगे की तरफ। एंड अब जरा हम कर लेते हैं अगला एक काम कि भाई कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में हम देखते हैं एक संबंध, है ना, और इस फॉर्म को करते हैं हम डेराइव। तो कोणीय संवेग जैसा कि हमें पता है क्या है भाई, कि कोणीय संवेग जो है वो रैखिक संवेग में जब हम गुणा कर देते हैं किसका, तो हम उसमें लंबवत दूरी का, तो बन जाता है हमारा कोणीय संवेग। वैसे बल आघूर्ण है, जब बल में गुणा कर देते हैं उसके स्थिति सदिश का, तो वो बन जाता है भाई हमारा बल आघूर्ण। मतलब कोणीय संवेग की बात करें तो ये संवेग का आघूर्ण है और ये तो बल का आघूर्ण है ही, है ना। और आघूर्ण करने का मतलब क्या है, जो फैक्टर बोल रहा हूं उसमें आप उसके स्थिति सदिश का मल्टीप्लाई कीजिए एंड फुर्सत होइए। चलिए इन दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं, जरा एक बार हम बात कर लेते हैं एंड फिर चलते हम डिराइव करके ले आते हैं। कह रहे हैं कि सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करती है। आप नॉर्मली क्या पढ़े, न्यूटन सेकेंड लॉ याद कीजिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने कहा था कि एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब उन्होंने कहा था कि भैया बल जो होता है समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग बटा में समय के, यही बोला था। तो जरा ऐसे ही बात करिए, मैं कहता हूं कि बल आघूर्ण थोड़ा सा रिलेट करा रहा हूं, आखिरी में तो एक सेशन में लेने वाला हूं जहां पे पूरा ही रिलेट करा के दे दूंगा, तो ये चैप्टर का कंफ्यूजन खत्म। बल आघूर्ण का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर स्थिति सदिश, ठीक है, यानी इसकी लंबवत दूरी, लंबवत दूरी इंटू बल। वैसे ही मैं कहता हूं क्या भाई, तो मैं कहता हूं संवेग आघूर्ण। आप बोलोगे संवेग आघूर्ण जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भैया पढ़ा है ना, इसी को कहते हैं कोणीय संवेग। उसको कोणीय बल नहीं कहते, वैसे इसको संवेग आघूर्ण नहीं कहते। अगर कहना होता तो इसको मैं कह लेता कोणीय बल, कोणीय बल। सिर्फ समझदारी के लिए बात करें, कोणीय बल कहते नहीं है ना, इसको बल आघूर्ण कहते हैं। वैसे इसको संवेग आघूर्ण नहीं कहते, कहते क्या भाई, कोणीय संवेग। होता क्या है, तो ये भी वही हो जाएगा, लंबवत दूरी कीजिए आप और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको भैया, आघूर्ण को, ठीक है, संवेग को। किसको, संवेग को। तो मतलब अगर आप ऊपर वाले फैक्टर को देखना चाहें तो ऊपर वाला फैक्टर आप क्या लिखेंगे भाई, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क इक्वल्स टू, ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वैसे ही आप कोणीय संवेग की बात करते हैं तो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कहानी तो सेम रही ना क्या। मैं कहता हूं कि भैया जो ये जो था अकेला एफ में जो काम हो रहा था, अब वही चीज इसमें भी होगा। तो मैं अब यहां पर देखिए, अब इसको हटाता हूं और अब आपके लिए लिखता हूं क्या, तो देखिए बल समानुपाती होता है संवेग बटा में समय। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या गुना है भैया, कोणीय बल, या फिर इसको कह देता हूं क्या, तो मैं कह देता हूं इसको टॉर्क भाई, है ना। टॉर्क मतलब क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो ये समानुपाती हो जाएगा। यहां संवेग था तो यहां पर कोणीय संवेग के, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के, कोणीय संवेग बटा में समय के। हो गई बात खत्म। इसको आप बल आघूर्ण कहिए। मतलब आपको जब टॉर्क कहना ही है तो टॉर्क कहिए ना भाई, हम नहीं मना कर रहे हैं। ये समानुपाती हो जाएगा किसके, कोणीय संवेग, मतलब L/T के। लेकिन इसको लिखने का जो टर्म होता है वो कुछ इस तरीके से, इसके डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर। तो कहता हूं कि डीएल परिवर्तन की, डीएल में डीटी के समानुपाती परिवर्तन की दर, मतलब DL/dt। ये क्या होता है भाई, परिवर्तन की दर। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। तो यहां पर क्या कहते थे, संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। मैं कहता हूं कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं।
बात तो बराबर ही हुई। चलिए, तो यही कह रहे हैं कि जैसे रेखीय सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता, ठीक उसी प्रकार घूर्णन गति में जब आप घूर्णी गति कर रहे हैं तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को बताता है। मतलब कह सकते हैं कण का बल आघूर्ण टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर। टाउ वेक्टर मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर संवेग परिवर्तन, ठीक है, कोणीय संवेग परिवर्तन बटा में मतलब कोणीय संवेग परिवर्तन किधर। क्या कह रहे भाई, टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, वस्तु पर आरोपित बल को घुमाने के प्रभाव यानी टर्निंग इफेक्ट को बतलाता है, और एल वेक्टर जो है वो कोणीय संवेग है जो वस्तु को घुमाने वाली टर्निंग मोमेंट का माप है। एक टर्निंग फोर्स है, एक टर्निंग मोमेंट है। ठीक, चलिए जरा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लेकर के आते हैं। अब इनके बीच में रिलेशनशिप लेने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में संबंध, मतलब एल एंड टाउ के बीच में रिलेशन। तो यहां पर कर लेता हूं मैं आगे क्या भाई, तो ये हो गया हमारा टाउ तथा एल के बीच संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध। अब इन दोनों के बीच में संबंध निकालने के लिए सिंपली क्या करना भाई, तो हमें जो समीकरण पता है वो सिंपली लिखनी है। क्या होता है भाई, तो देखिए मुझे निकालना है कि टाउ बराबर होता है क्या, ये होता है dl अपॉन dt। इसकी हमको करनी है बात, ठीक है, इसी चीज की हमें करनी है, इस चीज की हमें करनी है बात। अब इसकी अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो क्या करें, सिंपली मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई अगर मैं एल वेक्टर लिखता हूं, किसको लिखता हूं, मैं लिखता हूं एल वेक्टर। तो एल वेक्टर क्या होता है भैया, ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक है। यहां से इसकी प्रूफ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एल वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें लेकर के आना है, ठीक। तो अब दोनों तरफ क्यों ना, देखिए यहां से मैं क्या लिख लूं, यहां से मैं इसको हटा ही देता हूं, मैं लिखता हूं इसको, है ना, इसका प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ की बात करें तो देखिए हो गई हमारे पास, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो बोले हम सबको जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है ये बराबर होता है किसके भाई, तो लंबवत दूरी इनटू रेखीय संवेग। तो भाई एल वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब क्या काम करना भाई, तो आपको सिंपली अब करना है दोनों तरफ dt के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ यहां करा दीजिए अवकलन। तो क्या होगा इधर अगर अवकलन लगाएंगे तो देखिए यहां पे अवकलन सिंपली हो जाएगा ये dl अपॉन dt, ठीक है। इधर अगर करेंगे तो क्या हो गया, d r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। अब एक छोटी से फॉर्म सिखाऊंगा मैं, एक छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए, फॉर्म कह लीजिए। डिफरेंशिएशन जब कभी भी आपको करना होता है ना, और डिफरेंशिएशन में क्या गिवन हो भाई, ऐसा, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं अलग से सिखा दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट y, और इसको करना है डिफरेंशिएशन एक दूसरे फैक्टर्स मतलब dt के रेस्पेक्ट में, मतलब इन दोनों से अलग। तो इसका फॉर्म होता है, सबसे पहले आप करिए x को कांस्टेंट, आप कर लीजिए dy अपॉन dt प्लस एक बार क्या हो गया, एक बार dy का डिफरेंशिएशन हो गया dt के रेस्पेक्ट में, x को रखा था कांस्टेंट, अभी कीजिए इस y को कांस्टेंट और डिफरेंशिएट कर दीजिए x को, मतलब dx अपॉन में dt। समझ गए, मतलब इसको कहते हैं कि अगर दो फंक्शंस आपके पास में गिवन हो तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई पहले क्या करेंगे, पहले एक को कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट मान लीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन, किसी को पहला किसी को भी दूसरा ले सकते हैं क्योंकि जो चिन्ह आता है बीच में वो प्लस का आता है। तो मेरे पास यहां पर ऐसा ही कुछ टर्म गिवन है, मैं जरा यहां यूटिलाइज करता हूं। देखिए dl अपॉन dt, इधर लेफ्ट में कुछ नहीं करना, राइट साइड में करना है, क्योंकि मुझे देखिए RHS इसका मिल गया तो नहीं करना ना, राइट साइड में करते हैं। ये क्या हो गया, मैंने बोला था ना एक बार r वेक्टर को कीजिए कांस्टेंट, आपको अंदर क्या मिलेगा dp अपॉन dt प्लस फिर कौन कांस्टेंट होगा भैया, p वेक्टर कांस्टेंट, तो क्या मिल गया भाई dr अपॉन में dt। ठीक है, क्या मिल गया dr अपॉन में dt। अब होती है यहीं से आगे की बात, क्या बातें करनी है मुझे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि dp अपॉन में dt, देखिए चूंकि dp अपॉन में dt, dp अपॉन में dt का मतलब क्या है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या कहेंगे, ये है अल्टीमेटली हमारा, ये हो गया हमारा फोर्स। ये क्या है भाई, रेखीय संवेग परिवर्तन बटा में समय। तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं भैया, बल कहते हैं। तो लिख लिया फैक्टर। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं dr अपॉन में dt क्या है, तो dr अपॉन में dt, तो dr अपॉन में dt ये दूरी का परिवर्तन है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको वेग लिख सकते हो। मतलब ऊपर क्या लिखा भैया, दूरी बटा में समय, या विस्थापन बटा में समय कह देता हूं मैं, इसको कह देता हूं ऊपर क्या लिखा है, विस्थापन, और नीचे क्या लिखा आ रहा है, आपको लिखा आ रहा है समय। तो विस्थापन बटा में समय को आप क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो मैंने तो यही किया। अर्थात एक बात समझिए कि मैं क्यों ना चलूं इस फॉर्म में और कर लूं अब इनको रिप्लेस, किसको रिप्लेस, dp अपॉन dr, dp अपॉन dt, dp अपॉन dt को कर लेते हैं हम क्या, तो v कर देते हैं। चलिए, तो dp अपॉन dt मतलब f ना भाई, चलिए dp अपॉन dt की जगह कर देता हूं मैं f, तो क्या हो गया ये r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, प्लस यहां पर अगर आप करेंगे p वेक्टर, ठीक है, इनटू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt मतलब क्या हो गया, v वेक्टर, मतलब r वेक्टर, ठीक है, क्रॉस f वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब इसको इन दोनों में अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से अब कर देता हूं सिंपली इनके लिए क्या भाई, तो p को ओपन कर देता हूं, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस p वेक्टर को अगर ओपन करना चाहें, ये जो p लिखा हुआ है भाई, है ना, तो देखिए चूंकि p वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है mv वेक्टर। ठीक है, रेखीय संवेग बराबर, ये क्या है, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो यही तो काम कर रहा हूं, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। रेखीय संवेग का मतलब p, मास इंटू वेलोसिटी हो गई। अब सीधी बात करिए तो भैया इसकी जगह पे आप लिख दीजिए mv वेक्टर, और एक बाहर साइड में यहां पर v वेक्टर दिखे रहा। तो आपको पता है ये वाली भी बात, अभी जस्ट हमने इस बात को किया है कि अगर कहीं पे इधर साइड में मैं सारे फॉर्म्स लिखते चलो, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 0। v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर 0। v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर होने का मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समांतर है। अगर मान लीजिए वो i क्रॉस i होगा तो भी 0 होगा, j क्रॉस j होगा तो भी 0, k क्रॉस k तो भी 0, तो v क्रॉस v भी क्या हो जाएगा, 0। दो लोग एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, तो मैंने क्या कहा कि साइन फाई या साइन थीटा दो पैरेलल लाइंस हो गई, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, और साइन 0 0, तो मतलब v क्रॉस v का फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये वाला पूरा फैक्टर क्या होने वाला भैया, 0। क्यों होने वाला है 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर दिख रही है, समानांतर दिख रही है मतलब ये हो जाएंगे 0। होगी बात खत्म। तो भैया यहां से क्या दिख रहा है आपको, ALHS को ऐसे लिखते चलो, तो dl, ये l है ना, dl अपॉन dt, ये हो गया r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। और r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर को क्या कहते हैं भाई, बल के साथ में उसका स्थिति सदिश, या फिर मैं कहता हूं बल के साथ में उसकी लंबवत दूरी गुणा हो जाए तो क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण। तो मैं यहां पे और लिखता हूं
चूंकि आर क्रॉस एफ वेक्टर बराबर टाउ वेक्टर, यानी ये लंबवत दूरी इनटू बल बराबर बल आघूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। तो हो गया भैया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को मैं क्या लिख लूंगा? टाउ। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या लिख लूंगा? टाउ। तो ये मिल गया ना, dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू टाउ। ये मिल गया भैया दोनों के बीच में संबंध। ठीक है, क्या यही चाहिए था? dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू टाउ। ठीक है, या इसी को फर्दर लिख लीजिए, इसमें तो कोई अंतर पड़ता नहीं है ना। टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू dl वेक्टर अपॉन dt। मतलब यहां पर मुझे मिल गया कि ये क्या है भाई? टाउ का मतलब क्या है? टाउ का मतलब, इस टाउ का मतलब है कि हमारा ये है बल आघूर्ण, लिख लेता हूं, है ना, बल आघूर्ण। और ये dl अपॉन dt क्या है भाई? तो ये है कोणीय संवेग बटा में समय, यानी इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी। हमने इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली। बड़ा ही आसान है। क्या करना था? L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आपको r और क्रॉस p को दोनों तरफ dt से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना? डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये दो अलग अलग फैक्टर्स है, फर्स्ट को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने किया, dp अपॉन dt को मैंने कहा फोर्स होगा, एंड dr अपॉन dt डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो यहां पर मैंने जहां dp अपॉन dt थी, ये dp अपॉन dt की जगह पर मैंने फोर्स रख दिया। ये देखिए, ये dp अपॉन dt की जगह पर मैंने फोर्स रखा हुआ है, और ये dr अपॉन dt इसकी जगह पर मैंने क्या रखा हुआ है? तो इसकी जगह पर मैंने वेलोसिटी रख दिया। जैसे मैंने इन दोनों वैल्यूज को रखा, हमारा काम आसान हो गया। क्या हो गया भैया हमारा काम? जैसे ही मैंने इन दोनों को रखा तो मुझे याद आया कि भैया ये P है, इस P को भी रिप्लेस कर दो। ये P को MV रिप्लेस किया, लेकिन V क्रॉस V मेरे को जीरो मिल गया, तो फैक्टर ही जीरो हो गया। सिर्फ और सिर्फ R क्रॉस F बचा, और R क्रॉस F को ही कहते हैं क्या? टॉर्क। इसी को कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो हो गई बात खत्म। यहां पर समझ में आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो आते हैं जरा हम यहां पर कहानी में, और कहानी ने कहा था कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है कि बल आघूर्ण जो होता है कोणीय संवेग बटा में समय के बराबर होता है। हो गया ना, कोणीय संवेग बटा में समय के बराबर। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका, क्योंकि ये काम आने वाली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। तो यहां पर जो हमने टारगेट फिक्स किया था स्टेशन के लिए कि हम इसमें सीखने वाले हैं क्या भाई? तो हम इसके अंदर में सीखने वाले हैं हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के लिए हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमने सारी बातें करी, हमने कोणीय संवेग को सीखा, हमने कोणीय संवेग और जो लीनियर मोमेंटम था उन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा। हमने फाइनली कोणीय संवेग और जो बल आघूर्ण था इनके बीच में भी रिलेशनशिप देखा। यानी ये सेगमेंट हो चुका है यहां पर कंप्लीट। तो भाई इसी तरीके के कोर्सेज के लिए आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, क्योंकि हम कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड हम ये सारे ही कोर्सेज लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं आप या फिर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए डिजाइंड है और सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी ही है। एंड यहां पर यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है, जहां पर इनके बोर्ड के अकॉर्डिंगली इनका सारा ही कोर्स कंटेंट मिलता है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, कॉन्सेप्ट वीडियोस, बहुत कुछ अवेलेबल है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एंड अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आप बने हमारे साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सेगमेंट भी लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगेन ये सब कुछ क्वालिटी कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई में और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप परचेस कर सकते हैं यहां से बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइन है आपके लिए। एंड अब तो हिंदी मीडियम में भी ये पूरे नोट्स अवेलेबल है। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आप हमारे साथ में अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन
एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर के और सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।